चलिए, जय हिंद। आज क्लास 10th का पहला चैप्टर है आपका प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो समझ लेते हैं आप प्रकाश क्या होता है। प्रकाश तो आप जान ही रहे हैं कि इंग्लिश में उसको लाइट बोलते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। तो भाई अब लाइट क्या होता है, यहाँ पे अब सवाल आ रही है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कहते किसको है। तो बहुत इजी है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकाश हम उसे कहते हैं कि जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही कि प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो जानते हैं कि आंख से कोई चीज देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं कि प्रकाश की सहायता से ही किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। अगर अगर आंखों से वस्तु को देखी जाती तो अंधेरे कमरे में भी हमें सारे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि नहीं। तो इससे साबित होता है कि जहां प्रकाश अनुपस्थित है, यानी कि अब्सेंट है, वहां पे हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। हाँ, अनुभव कर सकते हैं कि ये चीज है यहाँ रखा हुआ, लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। अंधेरे कमरे में जो वस्तु रखा हुआ, उस वस्तु की जो कलर है वो भी हम नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं। तो आज यहाँ पे वही जानना कि प्रकाश कहते किसे कहते हैं, है ना। तो प्रकाश किसे कहेंगे, एकदम शॉर्टकट भाषा में, कि प्रकाश उसे कहेंगे कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जहां पे प्रकाश अनुपस्थित होता है वहां की वस्तु को हम देख नहीं पाते। तो हमारे आंख में भी आंख का चैप्टर हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में, देख लीजिएगा, मैंने पहले ही उसको पढ़ा दिया। ठीक है, आंख में मैंने क्या बताया था कि आंख क्या करता है। अब जैसे हमें कोई चीज को देखना होता है, जैसे अब मुझे ये पेन को देखना है, ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश इस पेन पे पड़ती है, यहां से प्रकाश वापिस रिटर्न यहां से टकरा करके हमारी आंख में आती है। आंख में जाने के बाद वो रेटिना पे जब मिलती है तो वस्तु का इमेज बनता है। ऐसा ही कुछ बताया था मैंने, अब देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रकाश पहले समझ लेते हैं, जो आज टॉपिक है उस पर बात करते हैं। ठीक है, वो सब पीछे पढ़ा दिए, आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं, ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब प्रकाश किसे कहेंगे, स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक, बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य मतलब बाहरी। ठीक है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। जो मैंने अभी बताया कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर जहां प्रकाश नहीं होगा वहां पे हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, क्या किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसी को क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश से कुछ मुख्य विशेषताएं भी होती है, उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। लोग कहते हैं ना कि सुबह सुबह धूप में बैठो, सुबह का जो सूरज की किरणें होते हैं उसे लेना चाहिए, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, विटामिन डी मिलती है, ऐसा बोलते हैं ना। ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में ऐसे नहीं आती है। प्रकाश जब भी गमन करती है, गमन मतलब वो जब भी कहीं जाती है तो बिल्कुल एकदम सीधा जाती है। रेलवे लाइन की जो पटरी होते हैं ना, एकदम सीधा, है ना, सीधा गमन करती है। प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है। हाँ, प्रकाश की सहायता से हम भले किसी चीज को देख सकते हैं, लेकिन हम प्रकाश को नहीं देख सकते। बता सकते हैं प्रकाश कैसा है? हम जहां भी देख रहे हैं उजाला उजाला ही दिख रहा है, लाइट लाइट ही दिख रहा है। तो प्रकाश की सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता है। हाँ, इसे अनुभव किया जा सकता है, निश्चित रूप से अनुभव करते हैं। लाइट है, अंधेरे कमरे में चले जाइए तो आपको अनुभव हो जाता है कि यहाँ पे प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है। अंधेरे कमरे से जब बाहर होइए तो आपको अनुभव हो जाएगा यहाँ पे लाइट है। कैसे अनुभव होता है? बहुत सारे चीज दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इसको आगे आगे जब और आगे जाइएगा तो इसको हम विशेष रूप से बताएंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे है पूरा डिटेल से बताएंगे, पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए प्रकाश के बाद आपको एक चीज जानना है कि प्रकाश विवर्तन क्या होता है, लाइट ऑफ डिफ्रैक्शन, है ना। ये बताया नहीं जाता है, आपके बुक्स में भी नहीं है ना, तो आप देख लीजिए क्लास 10th का जो बुक होता है, सरकारी स्कूल में जो बुक्स मिलती है उसको क्या कहते हैं, बीटीबीसी बुक बोलते हैं ना। उसमें देख लीजिए प्रकाश विवर्तन के बारे में नहीं दिया हुआ है, बट मैं बता देता हूं आपको प्रकाश विवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की गमन पथ की दिशा पे, गमन पथ मतलब, गमन का मतलब होता है कि जहां से प्रकाश गुजरती है। अब पथ मतलब रास्ता, प्रकाश जिस रास्ता से होकर जाती है, अगर उस रास्ता में, ठीक है, अब जिस रास्ते से आप जाते हो ना, तो उसी तरह प्रकाश भी तो कोई ना कोई रास्ते से गुजरती है। पूरा स्पेस तो खाली है, तो स्पेस खाली है तो स्पेस में गैस भी है, ऊपर बादल भी है, सबको चीरते हुए नीचे आता है, ओजोन परत भी है, नहीं है। तो प्रकाश की जो गमन पथ की दिशा होती है ना, गमन मतलब जहां से गुजरती है, यानी कि जिस रास्ते से गुजरती है, अगर उस रास्ते में
अगर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, अपारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरणें पार ना हो पाए, है ना, उसी को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे ये बोर्ड अपारदर्शी हो गया, अगर यहाँ से हम टॉर्च जलाएंगे तो क्या टॉर्च का जो प्रकाश है वो बोर्ड से पार हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, तो ये अपारदर्शी हो गया। कलम भी अपारदर्शी है, यहाँ पे अगर प्रकाश देंगे तो क्या यहाँ से प्रकाश पार हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, प्रकाश और इधर ही रिटर्न हो जाएगी, तो ये अपारदर्शी हो गया। दीवार अपारदर्शी है क्योंकि यहाँ से लाइट अगर जलाएंगे तो इस दीवार से बाहर लाइट नहीं जाएगी, वो अपारदर्शी हो गया। वही बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा पे कोई एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, कहाँ? प्रकाश की गमन पथ की दिशा में। ये है सूर्य है, मान लो सूर्य, ठीक है, यहाँ से किरणें निकल रही हैं और ये छोटा सा अपारदर्शी वस्तु रखा हुआ है, मान लो तो तुम बालू का छोटा सा कण या कंकड़ मान लो, ठीक है, ये कंकड़ है, ठीक है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा में इसको रख दिए, तो क्या करेगा? यहाँ से जो किरणें आती है, यहाँ से किरणें आएगी तो इस यहाँ से टकरा करके क्या होता है? पार हो जाता है। वही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने के बजाय इसके किनारे से मुड़ जाती है, तो प्रकाश तो भाई इसके बीचों बीच से गुजरना चाहिए, लेकिन प्रकाश वहां से नहीं गुजर करके क्या होता है? जो कंकड़ रखा हुआ है, कंकड़ के किनारे से प्रकाश क्या होता है? पार हो जाता है। वही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, लाइट ऑफ डिफ्रैक्शन। समझ में आ गया? प्रकाश सीधा जा रहा है, प्रकाश तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, बता दिया। उसके बीच में एक छोटा सा वस्तु रख दोगे तो क्या होगा? प्रकाश थोड़ा ऐसे हो जाएगा, तिरछानी के उसके किनारे से भाग जाएगा, ठीक है। ये है, मान लो यहाँ पे यहाँ पे आप किरण दे रहे तो बाबू इसके बीचों बीच से किरण प्रकाश पार नहीं होगा, क्या होगा? इसके बगल से ऐसे भाग जाएगा, तिरछा हो जाएगा। वही क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन, लाइट ऑफ डिफ्रैक्शन। समझ में आया क्या? बिल्कुल। आप समझ लेते किरण क्या होता है? रे। एकदम छोटा छोटा चीज मैं आपको बताते जाऊंगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। आपके मन में जो सवाल उठेगा वो सवाल बोलने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, कंफर्म एकदम। जहां भी आपको डाउट होगा पहले मैं बता दूंगा कि आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है, मैं बता दूंगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, बुक से मिलाते चले जाइएगा, जहां तहां ज्यादा ही होगी, ठीक है। किरण क्या होता है? रे। किरण होती है ना, जब देखते होंगे खपड़ेला, जो खपड़ा का घर होता है या कोई भी घर में अगर छोटा सा छेद होता है तो वहां से प्रकाश, वहां से देखिएगा किरण जैसा आती है, मतलब पूरा पतला जैसा आती है, नहीं आती है? कभी कभी देखिएगा खपड़ा वाले घर में इससे ज्यादा देखने को मिलता है। कपड़े में अगर कहीं छेद है तो वहां से सूर्य की प्रकाश जो है ना एकदम तिरछा इस टाइप से आएगी, एकदम सीधे पड़ेगी, ऐसा होता है ना, देखिएगा कभी। अब समझ लेते हैं किरण क्या होता है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, गमन मतलब क्या होता है? प्रकाश जहां से गुजरता है, पथ मतलब रास्ता, और जिस दिशा में आप क्या बोल, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही, है ना, प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजर रही है और उसका दिशा क्या है? किरण, उसे क्या कहेंगे? किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। फिर से प्रकाश के यानी कि लाइट, गमन पथ यानी कि गुजरने वाली जो रास्ता है उसी के दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब आती है प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। पुंज क्या होता है? प्रकाश तो आप समझ रहे हैं, अब पुंज यहाँ पे एक नया शब्द आ गया कि पुंज क्या होता है। अगर आप गांव देहात के होंगे तो आपको पुंज समझ में आ रहा होगा कि पुंज किसको कहते हैं। धान की जो मुट्ठा बांधा जाता है, अगर उसको एक जगह जमा कर दिया जाए तो उसी को किसान लोग पुंज कहते हैं। यानी कि धान की जो मुट्ठा होता है उसके बहुत सारे संख्या होती है, अगर उन सभी को अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो उसी को पुंज कहते हैं, समूह को, है ना। धान की मुट्ठा की जो समूह होता है उसी को पुंज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रकाश के भी समूह होते हैं? प्रकाश मतलब तो प्रकाश समझ ही रहे हैं, पुंज मतलब मैंने अभी बताया था कि समूह को, जहां पे अगर बहुत सारे चीजें एक जगह रख दिया जाए उसको भी पुंज कहा जाता है ना, समूह को। तो प्रकाश की भी पुंज होती है क्या? प्रकाश की भी समूह होती है, ऑफकोर्स होती है। कैसे होती है वो चीज आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। बीम ऑफ लाइट, पुंज आपको समझ में आ गया, प्रकाश समझ ही रहे। अभी दोनों को जब मिक्स कर देते अब उसको क्या कहेंगे? दोनों को मिक्स कर दिया तो बन गया प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज किसे कहेंगे? बहुत बिल्कुल आसान है, किरणों के प्रकाश नहीं, किरणों के समूह को प्रकाश
पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सूर्य से एक ही को किरण निकलती है? गिना जा सकता है क्या? काफी सारे किरण निकलते हैं कि नहीं? तो समूह हो गया ना, बहुत सारे समूह उसके साथ निकलते हैं, ग्रुप होते हैं उसके, मतलब बहुत सारे, सूर्य से बहुत सारे किरणें निकलती है, एक नहीं बहुत सारे। ठीक है, तो प्रकाश पुंज किसे कहेंगे? कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। जो किरण होता है, एक बार में बहुत सारे किरण आपस में गुजरती है ना, साथ में, समूह में, ग्रुप में, उसी को क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज। बीम ऑफ लाइट समझ में आ गया? बीम ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश पुंज के 3 प्रकार होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर प्रकाश पुंज। समान पहला क्या रहा है? समान का मतलब होता है बराबर। प्रकाश पुंज, ठीक है। समानांतर प्रकाश पुंज क्या होती है तो समझ लीजिए। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, मतलब जितने भी किरण, कहीं से भी किरण निकल रही है, मान लो सूर्य से या ये बल्ब से जो किरण निकल रही है, अगर सीधे जा रही है, टोटल किरण अगर सीधे जा रही है, तिरछा भी नहीं होना चाहिए। टॉर्च जब जलाते हैं तो प्रकाश की किरण क्या होते है? थोड़ा फैल जाता है। क्या होता है? जैसे ये टॉर्च है, यहां से प्रकाश निकल रही है तो ऐसे ऐसे फैल जाती है ना, आगे जाके पूरा फैल जाती है। ये तो फैलना हो गया। समानांतर कहाँ हुआ? यानी कि सीधे रेलवे लाइन की जो 2 पटरी है, जहां भी जाएगा ना, दोनों की दूरी एकदम सेम होना चाहिए। रेलवे की पटरी यहाँ पे अगर मान लो 4 फीट की दूरी है, तो ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर के जाने के बाद दोनों रेल की पटरी 5 मीटर दूरी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। जहां भी ऑल इंडिया में भी चले जाओ, अगर यहाँ पे 4 फीट दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो कहीं भी चले जाओ तो 4 फुट का ही डिफरेंट होगा दोनों पटरियों के बीच। तो वही समानांतर कहलाएगा ना। समानांतर मतलब जहां भी जाओ एकदम एक साथ, 2 व्यक्ति भी अगर साथ में चले तो दोनों का कदम एक बार उठना चाहिए, एक बार रखाना चाहिए, जो भी हो, वही समानांतर कहलाता है। तो यहाँ समानांतर जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण, यानी कि जहां से भी कोई किरण निकल रही है, उसका टोटल किरणों का जो समूह है ना, उसका जो टोटल ग्रुप है किरणों का, एकदम सीधे जाए, एकदम पैरेलल। समानांतर को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। सीधे जाए, कहीं भी ना फैले ना सटे, एकदम सीधे, ठीक है ना। जितना दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगर 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो 2 सेंटीमीटर पे जहां तक ये किरण जाएगी, 2 ही सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। सटना भी नहीं चाहिए, 1 सेंटीमीटर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो 3 सेंटीमीटर, 2 पे, वही कहलाएगा समानांतर प्रकाश पुंज। समझ में आया क्या? बिल्कुल। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है, यानी कि एकदम समान, जहां भी जाएगी दोनों साथ में जाएगी, है ना, उसी को क्या कहेंगे? समानांतर प्रकाश पुंज। जैसे देख लो, एकदम बिल्कुल एकदम इसी टाइप से जाएगी, है ना, वही क्या होगा? समानांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज की पहला प्रकार ये हो गया। दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होती है, अब इसके बारे में थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं, ठीक है। जहां कोई सवाल अगर आपके मन में आए तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा, जरूर आपको उसका जवाब का सवाल दिया जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे तो मैंने बताया था कि प्रकाश पुंज की जो किरणें होती है, वो अगर साथ में एकदम समानांतर हो, है ना, वो कहलाएगा समानांतर प्रकाश पुंज। अब अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। आपने अभी तक सुना होगा कि कोई भी लाइट हो, या मोबाइल का लाइट हो, चाहे टॉर्च हो, टॉर्च को तो एक बिंदु मान लो, टॉर्च तो भाई एक बिंदु ही है ना। तो टॉर्च से जो प्रकाश निकलती है, जो किरणें निकलती है, वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। लेकिन यहाँ पे अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या कह रही है कि प्रकाश पुंज की जितने भी किरणें कहीं से भी आ रही है और आकर के एक ही जगह पे मिल जाए, यानी कि इधर से ऐसे आ रही है, ऐसे और यहाँ पे आके सारे किरणें मिल जाए, उसी को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर? कहीं से भी कोई भी बहुत सारे किरणें आ रही है, यानी कि प्रकाश पुंज की जितने भी किरणें होती है, आ करके किसी एक वस्तु पे मिल जाए, प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आया क्या? ठीक, देखिए, इधर से भी प्रकाश आ रही है, इधर से भी आ रही है, बहुत सारे आएंगे, है ना, और सभी आकर के यहाँ पे मिल जाती है, उसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं।
इसे एक नाम से और भी जानते हैं, इसे संस्कृत प्रकाश पुंज भी कहते हैं। संस्कृत, सौ में अंग स्वर है, ठीक है, असर री कर, संस्कृत प्रकाश पुंज भी इसे कहते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका अपसारी प्रकाश पुंज। ये अभिसारी प्रकाश पुंज हुआ, अब की बार जो है लास्ट वाला अपसारी प्रकाश पुंज था। अपसारी प्रकाश पुंज किसको कहेंगे बाबू? यहाँ पे बताया था समानांतर में कि सभी किरणें जब भी जाएगी तो साथ साथ मिल जाएगी, कहीं भी आपस में टकराएगी नहीं, ना तो ज्यादा दूर होगी, है ना। जितना डिस्टेंस है उसका स्टार्टिंग से उतना ही डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। दूसरा अभिसारी में क्या बताया कि आने वाली प्रकाश पुंज की जितने भी किरणें अगर एक वस्तु पे आकर टकरा जाए, एक वस्तु पे आकर मिल जाए, उसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। आप अपसारी समझ लेते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। चलिए अब इसको देख लेते हैं, जस्ट इसका उल्टा कर दो ना। क्या? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। सूरज अपसारी प्रकाश पुंज होगा क्या? सूरज से निकलने वाली, हाँ सूरज तो ऐसे है कि नहीं है, और यहां से प्रकाश ऐसे 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 निकल जा रही है, विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही है। टॉर्च ले लो, मोबाइल वाला टॉर्च जो है, यहां से प्रकाश निकलती है तो देखते हैं इस तरह फैल जाता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, वो आपका हो गया अपसारी प्रकाश पुंज। उसका डिफिनेशन ऐसे लिखना है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर, बस यहां थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए। विभिन्न मतलब इधर उधर इधर उधर जिधर तिधर, है ना, क्या कहलाएगा? अपसारी प्रकाश पुंज। उसे भी एक नाम से जानते हैं, जिसे इसे संस्कृत प्रकाश पुंज इसे कहते हैं ना, अभिसारी को, तो उसको असंस्कृत प्रकाश पुंज कहते हैं। उसका दूसरा नाम है क्या है? असंस्कृत, संस्कृत नहीं, संस्कृत प्रकाश पुंज। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, या तो आप लिख लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, आत्मदीप्त पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। सेल्फ लिमिनियस। अब सेल्फ लिमिनियस क्या होता है, अब इसके बारे में समझते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ, अभी तो अपने प्रकाश के बारे में समझा, ठीक है, किरण समझा, ठीक है। अब आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ उसे कहेंगे जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता हो। जैसे सूर्य, तारे हो गए, है ना, दीपक हो गए, ये क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो जितने भी पदार्थ है, अगर वो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? आत्मदीप्त पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा है अदीप्त पदार्थ। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी वगैरह, दीवार, बोर्ड, ये सब प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अदीप्त पदार्थ। जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है आत्मदीप्त पदार्थ, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ में क्या हो गया? जितने भी निर्जीव वस्तु है, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बहुत सारे यहाँ चीज दिख रहे हैं, वो सभी क्या है? अदीप्त है, क्योंकि वो अदीप्त है, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता, इसलिए वो अदीप्त पदार्थ कहलाएगा। जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है वो क्या कहलाएगा? आत्मदीप्त। समझ में आ गया? अब यहाँ पे मैंने नोट में दो चीज लिखा है कि अदीप्त पदार्थ क्या करता है? अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया भाई, परावर्तित कर देता है, इसका मतलब यहाँ पे एक बोर्ड है, अदीप्त पदार्थ है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है, उसके साथ साथ ये अपारदर्शी भी है, प्रकाश इससे आर पर नहीं हो सकता है। बढ़िया से समझिएगा भाई, यहाँ पे जो लिखा वो समझा रहा हूं कि अदीप्त पदार्थ क्या करता है? अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अब क्या बोलते हैं? अदीप्त पदार्थ किसको कहेंगे? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो बोर्ड भी तो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, साथ साथ में ये अपारदर्शी भी, यानी कि प्रकाश इससे आर पर नहीं होगी। तो अब यहां से हम कोई लाइट बोर्ड पे जब मारेंगे, बोर्ड पे इस टाइप से, ठीक है, तो अब बताइए प्रकाश यहां से इस पे तो आएगी, तो क्या हो सकता है? क्या प्रकाश पार हो जाएगी बोर्ड से, या वापिस फिर रिटर्न आ जाएगी? क्या हो सकता है? वापिस प्रकाश रिटर्न आ जाएगी, क्योंकि बोर्ड ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये प्रकाश को अंदर अवशोषित भी नहीं कर सकता है, ठीक है। प्रकाश को जिधर से आया उधर ये वापिस रिटर्न कर देता है,
परावर्तित हो गया। पत्थर पे अगर आप लाइट मारोगे तो पत्थर से भी प्रकाश आर पार नहीं होगा। पत्थर प्रकाश को अवशोषित भी नहीं कर सकता है, क्या करेगा, वापिस रिटर्न कर देगा ना। इस पे लाइट जला, देखो ये चमकना स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रकाश को क्या करता है, पुनः जिधर से आया उधर ये वापिस कर देता है। ठीक है, वही हो गया आपका परावर्तित। यानी कि प्रकाश को नहीं तो अपने अंदर अवशोषित करता है, नहीं तो प्रकाश को आर पार करने देता है। वापिस क्या करता है कि जिधर से प्रकाश आता है उधर भेज देता है। तोरा लिए इधर कोई जगह नहीं है, जिधर से आया उधर ही चले जाओ, इसका मतलब यही हुआ ना। हाँ, ये होता है आपका अदीप्त पदार्थ। समझ में आया। यहाँ पे नोट में मैंने एक चीज और लिखा है कि चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। यहाँ पे भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो फिर रात में वो चमकता कैसे है, सवाल आ रही है ना। क्योंकि चंद्रमा अदीप्त है। अदीप्त किसको कहते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो बल्कि प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, और प्रकाश को जिधर से आया उधर ही रिटर्न कर देता है। यानी समझ रहे हो ना। तो चंद्रमा भी क्या है, अदीप्त पदार्थ है। तो अदीप्त पदार्थ कैसे है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो फिर चमकता कैसे, देखो कैसे चमकता है। सबसे पहले देखो, सूर्य से जो आने वाली किरणें होती है, चंद्रमा उसको क्या करता है, उस प्रकाश को परावर्तित कर देता है। कुछ प्रकाश को वो रोक नहीं पाता है। जैसे सूर्य की जब प्रकाश, सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पे पड़ती है तो कुछ किरणों को वो अपने अंदर अवशोषित कर लेता है ना, और कुछ किरणों को नहीं कर पाता है। तो जिस किरण को वो अवशोषित नहीं कर पाता है वही किरण हमें रात में क्या दिखाई देता है, चमकते हुए। कि चंद्रमा क्या करता है, चमकता है। समझ रहे हैं ना। तो क्या करता है, सूर्य के किरणों को ये क्या करता है, परावर्तित कर देता है। जितना रोकने की क्षमता इसके पास होती है उतना ये प्रकाश को रोकता है, सूर्य प्रकाश को। बाकी जो रोक नहीं पाते हैं वही चंद्रमा, वही हमें क्या दिखाई देता है। समझ रहे हैं ना। वही क्या कहला गया आपका, परावर्तित, यानी कि प्रकाश को परावर्तित कर देता है, सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। मैंने यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया कि चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है बल्कि अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। कोई भी पूछेगा, ऑप्शन में भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, चंद्रमा अदीप्त है, अपारदर्शी है या प्रवासी है, क्या है, तो अदीप्त में टिक लगाना है, क्योंकि चंद्रमा अदीप्त, वो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑप्टिकल मीडियम। इसको हिंदी में प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय मतलब तो समझ ही रहे, प्रकाश, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाश। माध्यम मतलब क्या होता है, रास्ता, रास्ता भी समझ सकते हैं। प्रकाश किन किन रास्तों से होकर गुजर सकता है ना। प्रकाश किन किन रास्तों से गुजर सकता है, वही हो गया माध्यम, उसको बोलिए। ऐसे यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रकाशीय माध्यम, किताबी भाषा है। ठीक है, इंग्लिश में इसको ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, प्रकाश किन किन रास्तों से होकर गुजर सकती है। पहले समझ लेते हैं प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। कि प्रकाश वस्तु से निकलकर, प्रकाश वस्तु से निकलकर, सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु पे पड़ता है, उस वस्तु से टकरा करके, यानी कि निकल कर करके हमारी आंख तक पहुंचती है कि नहीं, वही प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हवा, सूर्य से जब प्रकाश निकलती है तो उसके बीच में बहुत सारे उसे रोकने वाला होता है। सबसे पहले ओजोन परत, ओजोन परत, वायु में क्या कहता है, वायुमंडल में तो बहुत सारे गैस हैं, बादल भी है, तो उन सभी को चीरते हुए प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचती है। नहीं पहुंचती है क्या, अरे सूर्य भी तो एक वस्तु है बाबू, एक वस्तु ही है ना, वो सजीव तो नहीं हो सकता है। सजीव, उसमें जीवन होता तो सजीव कह सकते थे, वो तो एक वस्तु है। तो प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। तब कौन ऐसा ऐसा वस्तु है, ऐसा ऐसा कितने वस्तु हैं कि प्रकाश उससे भी गुजर कर हमारे आंख तक पहुंची जाती है। तो सबसे पहले हवा, वायुमंडल में कितने सारे हवा है, नहीं है, फिर भी प्रकाश हमारी आंख तक पहुंच रही है। दूसरा शीशा, कांच जिसको कहते हैं। ठीक है, कांच, बीच में आप कांच को रख दीजिए,
यहाँ से टॉर्च जले तो कांच से भी प्रकाश आर पार होकर के हमारी आंख तक पहुंच जाती है, तो कांच भी हो जाएगा, पानी हो जाएगा। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिकल मीडियम जो है दो टाइप्स के होते हैं, पहला समांगी माध्यम, दूसरा विषमांगी माध्यम। अब समांगी माध्यम क्या होते हैं, उसको सम मतलब समान होता है, याद रखिएगा। सम का मतलब क्या होता है, समान। सम मतलब समान, समान को क्या, बराबर, है ना, बराबर। समान मतलब क्या, बराबर, ठीक है। समांगी माध्यम क्या होता है, इसको समझ लेते हैं कि जो समांगी माध्यम होता है उस माध्यम के जितने भी भाग होते हैं, यानी कि प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। जिससे जल, केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था कि जल जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और उन कणों के बीच का जो अंतराण्विक बल होता है, यानी कि उसके अंदर के जो कण होते हैं, जिन कणों से मिलकर जल बने होते हैं, उन कणों के बीच एक अंतराण्विक बल होता है जो कणों को क्या करता है, आपस में जोड़ करके रखता है। तो जल का जो अंतराण्विक बल होता है वो बिल्कुल कमजोर होता है, इसीलिए पानी तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो पानी को अगर किसी भी बर्तन में रख दोगे तो पानी के प्रत्येक भाग क्या होगा, सभी प्रत्येक भाग उसका सेम बनावट होगा, उसका गुण भी उतना ही होगा, बनावट भी उसका सेम ही होगा, है ना। तो उसी को हम समांगी माध्यम कहेंगे। जल से प्रकाश गुजर सकती है ऑफ कोर्स। कांच से भी प्रकाश गुजर सकती है, कांच, शीशा। अगर आगे कोई शीशा रख दो और यहाँ से टॉर्च जलाओ तो प्रकाश पार हो जाएगी, समांगी माध्यम हो गया, ठीक है। दूसरा है विषमांगी, जस्ट इसका उल्टा। इसके माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान होती है, यानी समान नहीं होता है। जैसे हवा का मिश्रण, हवा में बहुत सारे गैस मिले होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब मिले होते हैं कि नहीं। तो भाई हवा का मिश्रण, अब ये असमान इसका आकार कैसे होता है। अब कहीं कहीं सुनते होंगे अभी कहीं ज्यादा ठंड होंगे, कहीं गर्म होंगे, तो ये किसके वजह से होती है, गर्म हवा या उसके मिश्रण की वजह से होती है। यही होता है ना, दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण है, इधर कम है, इसका मतलब क्या है, वहां के हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका जो हवा जो हो गया, ये हवा का जो मिश्रण होता है वो विषमांगी कहलाता है। उसकी बनावट और आकार हर जगह समान नहीं होता, इधर कम कार्बन डाइऑक्साइड है, दिल्ली में जाके देखो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा का मिश्रण ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिश्रण है उसमें, ठीक है। चलिए ये हो गया। आप पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी और प्रभासी। पारदर्शी पदार्थ आप समझ लीजिए क्या होता है कि जिन पदार्थों से प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार हो जाए वही पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। पारदर्शी अपारदर्शी पीछे भी मैंने बात किया था, मैं यहाँ पे लिख ही दिया हूं इस बार, ठीक है। कि पारदर्शी पदार्थ उसे कहेंगे कि जिन पदार्थों से प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार हो जाए। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कौन ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार हो जाता है, तो वायु, हवा, शीशा, ये सब प्रकाश को रोकती है क्या, नहीं रोकती है। एकदम टॉर्च जला पार हो जाएगा, पूरे एकदम जितना प्रकाश रहेगा सब पार हो जाएगा, वही पारदर्शी पदार्थ कहलाता है कि जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। ये बोर्ड क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। कौन सा पदार्थ है, अदीप्त पदार्थ है। अदीप्त पदार्थ क्यों है, क्योंकि एक स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता, इसलिए अदीप्त है। अपारदर्शी, इसको अपारदर्शी पदार्थ क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इससे प्रकाश आर पार नहीं होगा, इसीलिए इसको अपारदर्शी कहेंगे, ठीक। अपारदर्शी किनको कहेंगे, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर यानी कि आर पार नहीं हो, ठीक है। अब एक होता है परभासी। पारदर्शी अपारदर्शी तब समझ गए कि एक जिससे पार हो जाए, एक जिससे नहीं पार हो, ठीक है। वो पारदर्शी हो गया, जिससे पार हो गया पारदर्शी, या जिससे पार नहीं हुआ अपारदर्शी। अब परभासी पदार्थ क्या होता है कि जिनसे प्रकाश का कुछ अंश ही पार हो पाए। शीशा मैंने अभी शीशा में बताया कि जो कांच होता है उससे पूरे के पूरे प्रकाश पार हो जाते हैं। बोर्ड हो गया, दीवार हो गया, ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, बिल्कुल प्रकाश नहीं पार होता है, अपारदर्शी, बल्कि और प्रकाश को परावर्तित कर देता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है। तो प्रवासी किसको कहेंगे कि जिन पदार्थों से प्रकाश का कुछ अंश, केवल कुछ अंश ही बाहर निकल पाता, यानी कि आर पार हो पाता हो, प्रवासी पदार्थ कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, शीशा ले लो, उसको रगड़ दो, घिस दो पूरा, तो प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर जा पाएगा, टोटल नहीं। तेल लगा हुआ कागज, कोई भी पेज एक ले लो, किताब का या कॉपी का ले लो, और उसको क्या करो, सरसों के तेल में डुबो दो, ठीक है, डुबा दो। उसके बाद फिर टॉर्च इस तरह जला तो कुछ ही प्रकाश
उसके बाहर जाएंगे। ठीक है, वो हो गया प्रवासी, जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर निकल सके, वो क्या हो गया प्रवासी। यहां तक समझ में आ गया? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब देखो छाया क्या होता है। छाया को इंग्लिश में शेडो कहते हैं। शेडो एक मूवी है, साउथ मूवी है, देख लीजिएगा शेडो। ठीक है, अब शेडो समझिए क्या होता है छाया। अरे छाया जिसको क्या बोलते हैं, परछाई भी बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं, पीछे जो पीछे साइड बन जाता है उसी को छाया बोलते हैं ना। समझ लेते हैं अब छाया क्या होता है। जब प्रकाश के गमन पथ पर, प्रकाश के गमन पथ, गमन मतलब गुजरना, पथ मतलब रास्ता, जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, ठीक है, ये प्रकाश है बबुआ, बहुत सारे किरणों के साथ आ रहा है, और यहाँ पे हम एक ईटा को रख देते हैं इस टाइप से, ये हो गया ईटा। ठीक है, तो ये प्रकाश इस वस्तु से पार नहीं हो पाएगी, पार नहीं हो पाएगी। मैंने यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश इस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, पार नहीं कर पाता है, तो इसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, यही छाया कहलाता है, यही छाया कहलाता है। जैसे अभी हम यहाँ खड़ा है, ठीक है, अब उधर से लाइट जब तुम मारोगे तो लाइट तो हमारे अंदर से पार नहीं हो पाएगा ना बाबू, क्योंकि वो पारदर्शी है, शीशा तो नहीं है, हवा तो नहीं है, पानी तो नहीं है जो कि प्रकाश हमारे से अंदर से गुजर जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ये दीवार से भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो क्या होगा, प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, तो उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसी को छाया कहते हैं, शेडो कहते हैं, छाउर कहते हैं गांव में, गांव देहाती की भाषा में छाउर कहते हैं उसको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए मैं हाथ इस तरह से रखा हूं, तो यहाँ पे देखिए एक अंधेरा क्षेत्र बन रहा है, मेरा हाथ का पीछे इमेज बन रहा है, थोड़ा सा दिखा होगा शायद, देखो ये काला जैसा, ये तो छाया है। कैसे बनता है? क्योंकि प्रकाश इससे पार नहीं हो पाता, इसके पीछे का अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, वही छाया कहा जाता है। अब प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। अब धीरे धीरे टॉपिक में इंटरेस्टिंग आएगा, मजा आएगा। वो सब तो छोटा छोटा चीज था, थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा, बट ऐसा तो हुआ नहीं होगा, मुझे मालूम है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा होने वाला है, मैं शॉर्टकट में निकाल देता हूँ इसको, फिर नेक्स्ट में मैं बता दूंगा नेक्स्ट भाग में। ठीक है, ये पार्ट 1 ही है, पार्ट 2 नहीं है। जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से होकर गुजरे, मैंने लिख दिया जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पे पड़ता है। मान लो मैं कोई समांगी वस्तु ले लेता हूं, ये कोई वस्तु ले लिया, अब यहाँ पे प्रकाश आ रही है, तो यहाँ पे प्रकाश आ रही है तो तीन ही चीज हो सकता है यहाँ पे, या तो प्रकाश इस ये जो वस्तु है जो यहाँ पे मैंने रखा है, या तो इससे पार हो जाएगा, या तो अवशोषित हो जाएगा, या तो इससे टकरा करके वापिस हो जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? फिर से कोई मैं वस्तु को रख देता हूं, अब यहां से प्रकाश आ रही है, तीन ही चीज हो सकती है, या तो प्रकाश इससे पार हो जाएगा, या तो इसके द्वारा अवशोषित हो जाएगा, यानी कि सोख लिया जाएगा, जिसे मिट्टी प्रकाश को सोख लेता है, याद है, मालूम है, सोख लेता है, और उसके अंदर जो नमी होता है गैस बन के उड़ जाता है, फिर मिट्टी सूख जाती है। या तो सोख लिए जाएंगे, या तो इससे टकराकर वापिस हो जाएंगे। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है। सतह मतलब ये सरफेस, इसके ऊपर जो पड़ेगा, जैसे प्रकाश जब इस पे पड़ेगा तो ये इसका सरफेस हो गया, सतह। बोर्ड में प्रकाश पड़ेगी तो सतह होगा, तो इसमें तीन ही चीज हो सकता है, या तो वस्तु इस बोर्ड क्या करेगा, या तो प्रकाश को अपने अंदर सोख लेगा, अवशोषित कर लेगा, नहीं तो अपने से आर पार कर लेगा, नहीं तो प्रकाश को फिर पुनः रिटर्न कर देगा। तीन ही घटना होगा, उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होगा, पहले अवशोषित हो जाती है, या तो उस वस्तु से पार हो जाती है, या उस सतह से टकरा कर लौट जाती है। तो प्रकाश का वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? अब परावर्तक सतह क्या होता है, मैंने नोट में यहाँ पे तीन चीज लिखा है कि प्रकाश जिस सतह से टकरा कर, ये जिस सतह से टकराया, ये पूरा सतह हो गया, ये प्रकाश सतह हो गया, परावर्तक सतह हो गया। ठीक है, परावर्तक सतह में तीन कंडीशन होती है, अवशोषित हो जाती है, आर पार हो जाती है, या तो फिर वापस रिटर्न हो जाती है। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। इसका प्रयोग परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण में किया जाता है, जिसमें फेस देखते हैं। आप कोई शीशा ले लो, शीशा को तुम किसी भी कलर से पेंट कर दो, आपको उसमें आपका इमेज नहीं दिखेगा, आपका चेहरा नहीं दिखेगा।
चांदी से अगर पेंट कर दो तो फिर आपका शीशा स्पष्ट रूप से दिखेगा। जिसमें हम लोग शीशा वगैरह में देखते हैं ना फेस, वो चांदी के परावर्तक, वो चांदी उसके जो परावर्तक सतह होते हैं चांदी का ही बना होता है, जो उसके पीछे पेंट किया जाता है, कुछ मात्रा उसकी होती है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।